नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 17। अभी तक आपने 16 मॉक टेस्ट किए हैं। प्रत्येक मॉक टेस्ट में आपके 25 क्वेश्चन थे और एक मॉक टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन थे। तो आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, जिससे आपके प्रश्नों का जो आपके अंदर भंडार है, आपके पास भंडार प्रश्नों का जो संकलन है वो काफी बढ़ता जा रहा है। आप रेगुलर इसी तरह प्रश्नों को देखते रहिए। निश्चित रूप से ये आपकी सफलता में एक अहम योगदान देंगे। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। वो लोग जो अभी तक किसी बैच से नहीं जुड़े हैं और कुछ एक्स्ट्रा पाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई में कुछ एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं, तो जरूर देखें आज का पूरा वीडियो। अंत तक आपको कुछ बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आज मैं आपको बताने वाला हूं मुख्य सेविका की नंबर 1 बुक के बारे में। यह चक्षु प्रकाशन की बुक है जो मुख्य सेविका के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित है। इस बुक की खूबियां क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार आपसे ये बुक लेने को बोलता हूं, इसकी खूबियां क्या है? इसमें टू द पॉइंट सिलेबस दिया गया है। एमसीक्यू के साथ सिलेबस है कि हर चैप्टर के बाद कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं, जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि इस बुक के जो एमसीक्यू है वो जो चैप्टर है उनका कैसे प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक के टाइटल है उनका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में दिया गया है, जिससे इंग्लिश मीडियम वालों को काफी फायदा होगा। इसके अलावा इस बुक की एक चीज और बढ़िया है जो मैंने पढ़कर देखी है कि चीजें जितनी भी बताई गई हैं सब एक आसान भाषा में बताई गई है। फालतू की चीजें नहीं लिखी गई हैं, आसान भाषा में है, जिसे आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो चक्षु प्रकाशन की मुख्य सेविका की बुक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं, या फिर आप इसे अपने नजदीकी बुक स्टॉल से भी खरीद सकते हैं। क्लियर है आपको? तो काफी अच्छी बुक है। इसमें एमसीक्यू भी दिए गए हैं और टू द पॉइंट आपका सिलेबस भी दिया गया है। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा जो मैं आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और प्लीज वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपका पूर्ण रूप से फायदा हो सके। हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर प्रश्न आपकी सफलता का रास्ता साबित हो सकता है। तो आज का आपका प्रश्न है कि 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो आज का आपका प्रश्न है 51 प्रश्न में क्या है कि एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है वह क्या है? बताइए। एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है वह है। ऑप्शन ए अल्ट्रासोनोग्राफी, बी है भ्रूण स्काल्प उत्तेजना, सी है भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री, या डी विब्रो कॉस्टिक उत्तेजना। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है वह क्या है? तो एबीसीडी में जो ऑप्शन आपका सही है वह है सी, भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे और वास्तविक समय में मापता है उसे भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री कहते हैं। यह बच्चे के रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को अच्छे से मापता है। क्लियर है आपको? तो इसी तरीके से आपको बस पढ़ते रहना है। जो प्रश्न आपको कठिन लगे उसे बस एक दो बार पढ़िए। जब आप कोई चीज बार बार पढ़ेंगे निश्चित रूप से आपको वो आसान लगने लगेगी, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका 52। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वरमैन मूल्यांकन, बी फेटोस्कोप, सी अपगर, डी पार्टोग्राफ। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है?
ए सिल्वरमैन मूल्यांकन, बी फेटोस्कोप, सी अपगर, डी पार्टोग्राफ। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है बताइए जल्दी से। तो जो 52 का ऑप्शन आपका सही है वो डी है, पार्टोग्राफ। क्लियर है आपको। तो प्रसव गर्भावस्था के गर्भ के आकार का मापन है जिसमें एक महिला के गर्भाशय से एक अथवा अधिक नवजात शिशुओं का जन्म होता है। पार्टोग्राफ नामक एक यंत्र होता है जिसका उपयोग प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। महिलाओं में प्रसव प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास करने की एक प्रक्रिया ऑगमेंटेशन होती है, ऑगमेंटेशन। ठीक है। शिशु की सामान्य प्रसूति की प्रक्रिया को प्रसव के 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी हैं? गर्भाशय ग्रीवा का छोटा होना, फिर फैलना, फिर शिशु का बाहर निकलना। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका 53। गर्भावस्था के पहले 8-10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की क्रियाशीलता प्लेसेंटल फंक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है बताइए। गर्भावस्था के पहले 8-10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की क्रियाशीलता प्लेसेंटल फंक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, या बी प्रोजेस्टेरोन, या सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या डी एस्ट्रोजन। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है जल्दी से बताइए। गर्भावस्था के पहले 8-10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की क्रियाशीलता प्लेसेंटल फंक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो 53 का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? 53 का सही ऑप्शन है आपका ए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्लियर है आपको। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 53 का। क्लियर है आपको। तो गर्भावस्था के पहले 8-10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की क्रियाशीलता के लिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। यह हार्मोन कोशिकाओं द्वारा उत्पादित हार्मोन है, ठीक है, जो भ्रूण के आसपास होता है। इस हार्मोन को एक इंजेक्शन के रूप में त्वचा के नीचे मांसपेशियों में लगाया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका 54। निम्नलिखित में से क्या निष्क्रिय टीकाकरण के लिए प्रयोग किया जाता है बताइए। निम्नलिखित में से क्या निष्क्रिय टीकाकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मानव सेरा और पशु सेरा, बी मृत वैक्सीन, सी जीवजात, डी लाइव एटेन्यूएट वैक्सीन। बताइए। एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो निम्नलिखित में से क्या निष्क्रिय टीकाकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है जल्दी से बताइए। तो 54 का जो सही ऑप्शन है ए है, मानव सेरा और पशु सेरा को निष्क्रिय टीकाकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर है आपको। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जब शरीर में टीकाकरण के द्वारा बनाए गए प्रतिरक्षी प्रवेश करवाए जाते हैं तो उन्हें निष्क्रिय प्रतिरक्षी टीकाकरण कहते हैं। क्लियर है आपको। निष्क्रिय प्रतिरक्षा एंटीबॉडी के अचल प्रतिरक्षा का हस्तांतरण है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से तब होती है जब मात्र प्रतिपिंड अपरा के माध्यम से भ्रूण को स्थानांतरित कर दी जाती है। क्लियर है आपको। इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एजेंट है मानव या प्राणी के मूल हाइपरम्यून सेरा, स्वास्थ्यवर्धक सेरा, मानव गामा ग्लोबुलिन तथा एकेलोनल प्रतिपिंड सम्मिलित है। क्लियर है आपको। तो कुछ चीजें हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन उनको आपको पढ़ना है। जो कठिन है वो कठिन है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और सारे प्रश्न आपके कठिन नहीं पूछे जाएंगे पेपर में। अगर आप 2-4 प्रश्न मॉक टेस्ट में कठिन देखें और आप घबरा जाएं तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है, डरना नहीं है, डर से आगे बढ़ना है। उन प्रश्नों को नोट करिए जो भी आपको कठिन लगते हैं, उनके उत्तर को नोट करिए और उन्हें बार बार पढ़िए। क्लियर है आपको। जब आप बार बार चीजें पढ़ेंगे, समझ में आए ना आए आपको याद हो जाएंगी, आप परीक्षा में उन्हें सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ अब तभी परिपक्व वयस्क बन सकता है यदि स्वस्थ। तो ये इनका जो इन्होंने कुछ कहा है उसका इनके विचार को आपको पूरा करना है। फ्रायड ने क्या कहा है कि व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व वयस्क बन सकता है यदि स्वस्थ तो विकास के दौरान गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं, या भावनात्मक का समाधान हो गया है, या बच्चे के दोनों अभिभावक हैं, या बच्चे को शारीरिक समृद्धि के लिए अवसर प्राप्त हुए हैं।
तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन है आपका, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व वयस्क बन सकता है यदि स्वस्थ। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है 55 में, बताइए जल्दी से। 55 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, भावनात्मक का समाधान हो गया हो। ठीक है, तो फ्रायड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व स्वस्थ वयस्क बन सकता है यदि भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया हो। व्यक्तित्व के विकास संबंधी सिद्धांत अनेकों मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। यहां पर प्रतिपादित होगा, ठीक है, प्रतिपादित लिख गया, उसको प्रतिपादित कर लीजिएगा। किसी भी अन्य मनोवैज्ञानिक की अपेक्षा फ्रायड व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास संबंधी अन्वेषणों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। ठीक है, प्रभावित किया है। ठीक है, अपने विस्तृत अनुभव के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व विकास संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है आपका 56। जीन पियाजे के अनुसार वर्णित कॉग्निटिव विकास की सेंसरी मोटर अवस्था है। बताइए विकास की सेंसरी मोटर अवस्था क्या है, बताइए। जीन पियाजे के अनुसार वर्णित कॉग्निटिव विकास की सेंसरी मोटर अवस्था क्या है। यहां पर 2 बार की लिख गया है, इसको नजरअंदाज करेंगे आप। ऑप्शन ए है आपका 0 से 2 वर्ष, बी है 2 से 7 वर्ष, सी है 7 से 11 वर्ष और डी है 11 से 16 वर्ष। बताइए 56 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार वर्णित कॉग्निटिव विकास की सेंसरी मोटर अवस्था क्या है, तो 56 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 का जो ऑप्शन आपका सही है वो ए है। कौन सा है, ए, 0 से 2 वर्ष। क्लियर है आपको। जीन पियाजे के अनुसार वर्णित कॉग्निटिव विकास की सेंसरी मोटर अवस्था 0 से 2 वर्ष है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष है। इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात बच्चा वस्तु को देखकर और सुनकर ही उस वस्तु को महसूस करने की कोशिश करता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका 57। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। बताइए बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो बाल विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यह आपको आना चाहिए और हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी यह प्रश्न रखा हो, तो इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो ABCD में जो ऑप्शन आपका सही है 57 का वो है बी, किशोरावस्था। क्लियर है आपको, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था बालक की मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष की आयु काल की मानी जाती है। यह अवस्था विभिन्न दृष्टिकोणों से अति नाजुक एवं जटिल होती है। इस अवस्था में दिवा स्वप्नों की भरमार होती है। ठीक है, दिवा स्वप्न मतलब दिन भर सपने ही देखते रहते हैं, कल्पनाओं में खोए रहते हैं, जो 12 से 18 वर्ष की आयु होती है। तो किशोरावस्था बालक की मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष की आयु काल की मानी जाती है। यह अवस्था विभिन्न दृष्टिकोणों से अति नाजुक एवं जटिल होती है। इस अवस्था में दिवा स्वप्नों की भरमार होती है। क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। बताइए 58 क्वेश्चन है आपका, विकास की दर सर्वाधिक तीव्र कब होती है। ऑप्शन है शैशवावस्था में, सी गर्भकालीन अवस्था में, बी उत्तर बाल्यावस्था में, डी यौवनावस्था में। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है, ए शैशवावस्था में, सी गर्भकालीन अवस्था में, बी उत्तर बाल्यावस्था में, डी यौवनावस्था में। तो ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 58 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा, बी। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है विकास की सर्वाधिक तीव्र अवस्था होती है। क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। यह कथन किसका है। बताइए विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, वह कथन किसका है।
ए हरलॉक का, बी फ्रायड का, सी मुनरो का, डी ड्रेवर का। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना है। कि विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह कथन किसका है? बताइए जल्दी से 59 का। तो 59 का जो ऑप्शन आपका सही है वो है ए, हरलॉक का कथन है। ये किसका है? हरलॉक का। क्लियर है आपको? तो विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह हरलॉक का कथन है। अब ड्रेयर के अनुसार क्या है? ड्रेयर ने कब माना कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्राणी में क्या है? एक प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य को की ओर निरंतर निर्देशित होता है। ठीक है, तो ड्रेयर ने कहा विकास की परिभाषा में कि विकास प्राणी में एक प्रगतिशील परिवर्तन है, मतलब आगे बढ़ने वाला परिवर्तन है, आपको ऊंचा करने वाला परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है। मुनरो के शब्दों में विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। क्लियर है आपको? तो मुनरो की शब्दों में विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, शैशव काल के दौरान आमतौर पर किनसे डर का अनुभव किया जाता है? बताइए, शैशव काल के दौरान आमतौर पर किनसे डर का अनुभव किया जाता है? ऑप्शन ए अजनबियों का डर, बी अंधकार का डर, सी पशुओं का डर, या डी भूतों का डर। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? शैशव काल के दौरान आमतौर पर किनसे डर का अनुभव किया जाता है? तो ABCD का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बताइए। तो 60 का जो ऑप्शन आपका सही है वो ए है, अजनबियों का डर। क्लियर है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 60 में अजनबियों का डर होता है। तो शैशव काल के दौरान आमतौर पर बच्चे अजनबियों से डरते हैं क्योंकि वो अजनबियों को पहली बार देखते हैं और चिल्लाने लगते हैं और उनकी गोद में नहीं जाते हैं। बच्चों के मन में अजनबियों को देखकर असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। तो शैशवावस्था जो होती है उस काल में बच्चे किससे डरते हैं? अजनबियों से डरते हैं। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका, किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई आधा इंच से 2 इंच तक होती है? बताइए, किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई आधा इंच से 2 इंच तक होती है? ऑप्शन ए बीजावस्था, बी ऑप्शन है ग्रेन्युलर अवस्था, सी है भ्रूणावस्था, डी गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई आधा इंच से 2 इंच तक होती है? बताइए जल्दी से। सॉरी। तो 61 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी, भ्रूणावस्था में। क्लियर है आपको? तो भ्रूण अवस्था में भ्रूण की लंबाई आधा इंच से 2 इंच तक होती है। क्लियर है आपको? ये चीजें आपको याद रखनी है, यहीं से प्रश्न बनेंगे, कहीं अलग से नहीं प्रश्न आएंगे। अगर चीजें आपके सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाई जा रही हैं तो प्रश्न भी इसी सिलेबस के अनुसार ही आएगा। ये सदैव ध्यान में रखिएगा। एक एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़िए। और एक चीज मैंने आज आपके लिए रखी है अंत में, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कहीं कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है और उनको फीस काफी ज्यादा लग रही है, तो इसलिए उनके लिए एक ऑप्शन है अपनी तैयारी को मजबूत करने का। एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए घुटनों के बल चलना, बी रेंगना, सी पलटना, डी बिना सहारे के बैठना। बताइए, एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। ए घुटनों के बल चलना, बी रेंगना, सी पलटना, डी बिना सहारे के बैठना। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। ए घुटनों के बल चलना, बी रेंगना, सी पलटना, डी बिना सहारे के बैठना। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 62 का जो ऑप्शन आपका सही है वो है बी, रेंगना। क्लियर है? तो शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है रेंगना जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। क्लियर है आपको? तो 62 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि रेंगना यानी कि क्रीपिंग होती है, जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। क्लियर है? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? बताइए, जो वृद्धि होती है शरीर में वो किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? ऑप्शन ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी ए एवं बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? तो एबीसीडी में जो ऑप्शन आपका सही है 63 का, वो बी है। क्या है? बी है, मात्रात्मक। शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है, वृद्धि होती है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ, ग्रोथ का अर्थ है कि बढ़ना या फैलना, फैलाना। प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। वृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, यानी कि उन्हें मापा जा सकता है। क्लियर है? क्वांटिटेटिव होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 64, अंडे में बायोटीन के साथ साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? बताइए, अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? ऑप्शन ए एविडिन, बी ग्लोबुलिन, सी एल्ब्यूमिन, या डी मायोसिन। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? ए बी सी डी ऑप्शन है आपके, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 64 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, एविडिन। क्या है? एविडिन। क्लियर है आपको? अंडे के सफेद भाग में एविडिन उपस्थित रहता है, जो बायोटीन के साथ जुड़कर उसे अक्रियाशील बनाता है। अंडे को पकाने पर ताप के प्रभाव से एविडिन डिनरचर्ड हो जाता है तथा बायोटीन मुक्त होकर व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, इसलिए अंडा को उबालकर ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 65, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। बताइए, शरीर निर्माणक आहार के रूप में, या ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, या सुरक्षात्मक आहार के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित क्यों किए जाते हैं? एबीसीडी में आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ए शरीर में निर्माणक आहार के रूप में, या बी ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, या सी सुरक्षात्मक आहार के रूप में, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 65 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है सी, सुरक्षात्मक आहार के रूप में। किसके रूप में? सुरक्षात्मक आहार के रूप में इन्हें सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है आपको? तो भोजन में ताजे फल तथा सब्जियां सुरक्षात्मक आहार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि फल तथा ताजे सब्जियों में कई ऐसे गुण होते हैं जो शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए स्वस्थ बनाए रखने तथा कई प्रकार के रोगों से निजात दिलाने में मदद करते हैं। क्लियर है आपको? तो सुरक्षात्मक आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक अध्ययन के अनुसार फलों एवं हरी सब्जियों के सेवन में हृदय रोग, मोटापा, कैंसर, रक्तचाप तथा आंखों आदि संबंधित रोगों से बचा जा सकता है। फलों तथा हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। क्लियर है आपको? आपको एक एक चीज बस पढ़ते जाना है, बहुत ही आसान है। अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। क्लियर है? अगर छोड़ के भागेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। छोड़कर नहीं भागना है आपको। अगला प्रश्न है, चीनी को अपमिश्रित किया जाता है सफेद पत्थर से, या बी माड़ी से, या सीरा से, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 66 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चीनी को अपमिश्रित किया जाता है सफेद पत्थर से, बी माड़ी से, सी सीरा से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 66 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन सही है, सफेद पत्थर से। तो चीनी को सफेद पत्थर नामक पदार्थ में अपमिश्रित कर दिया जाता है, जिससे मिलावट का पता ना चल सके। चीनी शुगर या शर्करा एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ है जो गन्ने या चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। इसमें मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज उपस्थित होता है। यह फलों एवं अन्य कई स्रोतों में सुक्रोज के रूप में रहता है। विश्व में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत सर्वाधिक मात्रा में ब्राजील में होती है। बताओ, मैं सोच रहा था कि भारत में होती होगी,
पर ब्राजील में होती है। भारत में तो हर जगह हर समय पर मिठाई खिलाई जाती है ना। बच्चा पैदा हुआ तो मिठाई, शादी हो गई तो मिठाई, इंगेजमेंट हो गई तो मिठाई, कुछ भी हो जाए तो मिठाई, गाड़ी लाए तो मिठाई, पास हो गए तो मिठाई, त्योहार आया तो मिठाई, राखी बांधी तो मिठाई, मिठाई मिठाई है भारत में। इतना चीनी खाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चाय में पाया जाता है, बताइए चाय में क्या पाया जाता है? थियोफाइलिन पाया जाता है, या कैफीन पाया जाता है, या दैनिक एसिड पाया जाता है, या इनमें से सभी को पाया जाता है? तो 67 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। चाय में पाया जाता है तो इसका सही है डी ऑप्शन, ये सभी पाए जाते हैं, थियोफाइलिन, कैफीन और दैनिक एसिड। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है 67 का। क्लियर है आपको? चाय एवं कॉफी में मुख्यतः कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चाय में थीन और टेनिन नामक तत्व भी पाया जाता है। कैफीन नामक तत्व शरीर में जाकर जो एसिड बनाता है उससे किडनी कमजोर होती है। क्लियर है आपको? तो इसलिए चाय कम पीनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, बी वह हल्की होती है, सी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, डी वह देखने में सुंदर होती है। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, या वह हल्की होती है, या उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, या वह देखने में सुंदर होती है। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है 68 का, बताइए। ए सही है, ठीक है। उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं ग्रीन टी में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। काली चाय से बेहतर हरी चाय को माना जाता है क्योंकि हरी चाय में 10 से 40 mgs पॉलीफेनॉल्स नामक पदार्थ पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। ब्लैक टी और ग्रीन टी दोनों ही कमेलिया सीनेसिस नाम के पेड़ की पत्तियों से बनाई जाती है, लेकिन काली और हरी चाय में मुख्यतः अंतर यह है कि काली चाय फर्मेंटेशन से बनाई जाती है जबकि हरी चाय को इस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। ध्यातव्य है कि फर्मेंटेशन के दौरान चाय के कई नेचुरल फायदेमंद तत्व बाहर निकल जाते हैं। WHO के अनुसार फर्मेंटेशन से बने खाद्य पदार्थों में एथिल कार्बोनेट नामक कैंसर कारक पदार्थ बन जाता है, अतः इस दृष्टि से इससे भी ग्रीन टी बेहतर मानी जाती है। क्लियर है आपको? तो काली चाय पीना कितना नुकसानदेह है आपने 2 प्रश्नों में समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 69, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर यूं ही रखना, या डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, या डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, या तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बताइए। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए, बताइए जल्दी से। तो 69 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। क्लियर है आपको? भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए जिससे नमी युक्त वायु डिब्बों में प्रवेश ना कर सके। सामान्यतः फलों को शक्कर के शरबत में डिब्बा बंदी की जाती है। डिब्बे में रखे फलों पर शरबत डालते समय उसे उबाल लिया जाता है। डिब्बे को सील करते समय डिब्बे के किनारे की चूड़ी भली भांति फिट होनी चाहिए। सील करने के बाद विसंक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए डिब्बों को गर्म जल में डाल दिया जाता है। उसके बाद डिब्बों को ठंडा किया जाता है, फिर उस पर लेबल चिपकाकर भंडार गृह में रखा जाता है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका, GRAS से तात्पर्य क्या है, बताइए। GRAS से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है जनरल रिकॉग्नाइज्ड एज सप्लीमेंट, या जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, या सी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सुपीरियर, या डी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टर। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? GRAS से तात्पर्य क्या है, बताइए। तो 70 का बी ऑप्शन आपका सही है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ ऑप्शन। क्लियर है आपको? तो GRAS से तात्पर्य है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ होता है। आमतौर पर सुरक्षित GRAS के रूप में मान्यता प्राप्त एवं संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि प्रसाधन FDA पदनाम है कि भोजन में जोड़ा जाने वाला एक रसायन या पदार्थ विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षित माना जाता है। क्लियर है आपको?
अगला प्रश्न है आपका, पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता? बताइए, पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है? तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए प्रेशर कुकर में पकाना, या बी चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना, या सी सब्जियों के छिलकों को ना निकालना, या डी छिलका निकालने से पहले धोना। तो बताइए, पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है? बताइए, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 71 का बताइए। तो 71 का जो ऑप्शन आपका सही है वो बी है। चावल और दाल को बार बार सही तरीके से धोना, ये क्या करता है? ये पोषक तत्वों को बहा देता है। पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना नहीं चाहिए, क्योंकि चावल और दाल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित पोषक तत्व निकल जाते हैं। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका, डिब्बाबंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा होता है। बताइए, किसका चिन्ह लगा होता है डिब्बाबंद जैम या जेली पर? एगमार्क का, या आईएसआई का, या एफपीओ का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डिब्बाबंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो लाइक कर लीजिए। और कुछ प्रश्न और बचे हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो 72 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है सी, एफपीओ। क्लियर है? एफपीओ का लगा रहता है चिन्ह। क्लियर है? सी ऑप्शन आपका सही है। अब एफपीओ क्या होता है इसको समझ लेते हैं। भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर एफपीओ चिन्ह अनिवार्य है, जैसे कि डिब्बाबंद फल, पेय, फ्रूट जैम, स्क्वैश, अचार, निर्जलित फल उत्पाद आदि। यह चिन्ह गारंटी देता है कि उत्पाद एक स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में निर्मित किया गया है। यह मानक फल उत्पाद आदेश फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कानून द्वारा 1955 में लागू किया गया है। क्लियर है आपको? तो 1955 से ये लागू है। अब एक मार्क क्या होता है उसको समझ लेते हैं। यह एक प्रमाण है कि प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। क्लियर है आपको? आईएसआई यह चिन्ह भारतीय प्रमाणीकरण चिन्ह है। इसकी स्थापना 1955 में की गई। यह औद्योगिक उत्पादों के लिए जारी किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक वस्तुएं, मोटर, केबल, वायर, हीटर, एलपीजी सिलेंडर आदि। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती महिला के लिए लौह तत्वों की प्रस्तावित आहार मात्रा आईसीएमआर 2010 डॉट डॉट है। बताइए कितनी है? गर्भवती महिला के लिए लौह तत्वों की प्रस्तावित मात्रा कितनी है? 73 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन आपका सही है, 35 मिलीग्राम पर डे। क्लियर है आपको? तो गर्भवती महिला के लिए लौह तत्वों की प्रस्तावित आहारिक मात्रा 35 mg प्रति डे है। आईसीएमआर 2020 के अनुसार लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा 40 मिलीग्राम पर डे है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे सूचीबद्ध में कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो वह बच्चे को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालेगा? बताइए, नीचे दिए गए सूचीबद्ध में ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसका सेवन करने से शिशु के स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो वह बच्चे को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालेगा? ए कॉफी, बी दूध, सी फल का रस, या डी सोया मिल्क। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बताइए जल्दी से। तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी सोया मिल्क। क्लियर है आपको? तो सूचीबद्ध में दिया गया सोया मिल्क खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो वह बच्चे को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालता है, जिससे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। क्लियर है आपको? नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यह किसका कथन है? जल्दी से बताइए। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ए जिन्सबर्ग, या बी फ्रायड, या सी स्टर्न, या डी टर्मन। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है?
जल्दी से बताइए 75 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, तो उसका सी ऑप्शन है। ये स्टर्न का कथन है। किसका है? स्टर्न का कथन है। बुद्धि को अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। स्टर्न के अनुसार किसी भी नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को व्यक्त करने की एक सामान्य क्षमता ही बुद्धि है, अर्थात नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। क्लियर है आपको? तो स्टर्न के अनुसार क्या है कि किसी भी नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को व्यक्त करने की एक सामान्य क्षमता को ही बुद्धि है, अर्थात नई परिस्थितियों में समायोजन करना योग्यता ही बुद्धि है। कि जो नई परिस्थितियों में जाकर समायोजित कर लेता है वो बुद्धिमान माना जाता है। क्लियर है आपको? ये काम लड़कियों को बहुत ज्यादा करना पड़ता है कि ससुराल में जाकर नई परिस्थितियां मिलती हैं और वहां पर शीघ्र से ही शीघ्र उनको समायोजन करना होता है। क्लियर है आपको? तो बात करते हैं मुख्य सेविका प्रगति बैच के बारे में। ये क्या है? इसमें आपको एमसीक्यू पीडीएफ दी जाएंगी और वन लाइनर्स नोट दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? एमसीक्यू पीडीएफ दी जाएंगी और वन लाइनर्स नोट्स की पीडीएफ दी जाएगी आपको सिर्फ 352 रुपए में। लेकिन अभी नवरात्रि चल रही है तो आपको ऑफर प्राइस है मात्र 280 रुपए। वो लोग जो कोई क्लास अटेंड नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ एमसीक्यू के द्वारा अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, एमसीक्यू पीडीएफ चाहते हैं और वन लाइनर्स नोट्स चाहते हैं, तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। बैच का नाम है प्रगति बैच। ठीक है? तो प्रगति बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? 94 533 66 279 पर व्हाट्सएप करना है और प्रगति लिखकर भेजना है। क्या लिखकर भेजना है? प्रगति लिखकर भेजना है। वो लोग जो किसी बैच से नहीं जुड़े हैं और सिर्फ एमसीक्यू की पीडीएफ चाहते हैं और वन लाइनर्स नोट्स चाहते हैं, तो वो सिर्फ 280 रुपए में व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करके प्रगति बैच से जुड़ सकते हैं। सफलता का मूल मंत्र आपको मिलेगा मात्र 280 रुपए में। तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका प्रगति बैच से। यह हमारे चैनल की तरफ से आप सबके लिए एक सौगात है, एक ऑफर है, जिससे आप जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं और एक अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं, आपको एमसीक्यू पीडीएफ की आवश्यकता है, वन लाइनर नोट्स की आवश्यकता है, तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका प्रगति बैच से मात्र 280 रुपए में। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर आप मैसेज करके पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो व्हाट्सएप पर आपको लिखकर भेजना है प्रगति। क्या लिखकर भेजना है? प्रगति। और प्लीज कॉल कोई नहीं करिएगा, सिर्फ मैसेज करिएगा। आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सफलता का मूल मंत्र केवल 280 रुपए में मुख्य सेविका प्रगति बैच में आपको प्राप्त होगा। क्लियर है आपको? तो ये रहे आपका जो मॉक टेस्ट 17 पूरा हुआ। इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो आज आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितना है, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, उसका उत्तर भी आपको दिया जाएगा। अगर आप जो सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो गरिमा बैच से जुड़ सकते हैं। उसका नंबर भी यही है 94 533 66 279। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो लगातार पढ़ते रहिए निश्चिंत होकर। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।